सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बुक्स को किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। हालांकि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आपकी इंटरनल ऑडिट हो रही है, आपकी बुक्स की ऑडिट हो रही है, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करती है जब वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो मैंने इस क्लास में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है और ये हम लोग देखेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप अगर एक अकाउंटेंट है या एक बिजनेसमैन है, एक इंटरप्रीनियर है, आप अपनी बुक्स खुद क्लोज करते हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री लेते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना होगा, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपको अपनी बुक्स की स्क्रूटनी करनी होगी और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। पहले तो पहचानना, उसके बाद रेक्टिफाई करना है और उसके बाद आपको अपने जो आईटीआर या जो भी जो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो आपको स्टेप्स लेनी है वो आप लेंगे और वापस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वन बाय वन एक एक स्टेप को कवर करते हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट है और आप डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं और अगर आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना नहीं आता है तो आपकी करियर में ग्रोथ भी नहीं होने वाली है। आप वहीं के वहीं रहेंगे और आप कभी भी आगे जाके मैनेजरियल लेवल पर या अकाउंट्स मैनेजर आप बन ही नहीं सकते जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते। तो नौकरी में अगर आपको ग्रोथ चाहिए या आपको अपना सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए और आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रेस्टिजियस करियर बने, तो आपको ये सारे जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं जो एक अकाउंटिंग पर्सन को या एक अकाउंटिंग पर्सनल को पता होने चाहिए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स या बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक को यहां पर रीड करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, अब आपको ओपनिंग बैलेंसेस क्या होता है इसको आप समझिए। मैं आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से बताने वाला हूं कि देखिए, मान लो आप अपनी बुक्स अभी से मेंटेन करने लगे किसी सॉफ्टवेयर पे, टैली पे या कोई और सॉफ्टवेयर आपका, और इससे पहले आपका सारा काम कोई या तो कोई टैक्स कंसल्टेंट कर रहा था या कोई टीआरपी कर रहा था या कोई सीए फर्म कर रही थी, और आप चाहते हैं कि आपने अब अपनी अकाउंटिंग खुद करनी है और आप अपनी टैली सॉफ्टवेयर या कोई और सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है और आप इस फाइनेंशियल ईयर से या किसी भी फाइनेंशियल ईयर से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं या किसी भी दिन से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। माना कि आज मैं ये 19 अक्टूबर को क्लास ले रहा हूं, आपने अब ये सोचा कि यार अब से तो मैं एक नवंबर से तो अपनी अकाउंटिंग अब मैं ही करने वाला हूं, मुझे अब किसी और पे भरोसा नहीं करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब आप अपना सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी बनाएंगे तो आपको अपनी उस व्यक्ति से, सीए फर्म से या उस टैक्स कंसल्टेंट से अपनी 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर की बैलेंस शीट के डेटा मांगने होंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगनी होगी। जब आप उनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग लेंगे तो आपको उसे टैली के अंदर अपनी कंपनी क्रिएट करके एज अ ओपनिंग बैलेंस से चढ़ाना होगा। क्योंकि आप जब भी अपनी अकाउंटिंग शुरू करोगे, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिजनेस आपका उसी दिन से शुरू हुआ, बिजनेस तो आपका पहले से रनिंग है, चल रहा है। तो आपको याद रखिएगा, एक प्रॉपर अकाउंटेंट होने के नजरिए से या दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कंपनी क्रिएट करिए और उसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस से चढ़ाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, टैली के अंदर माना कि आपका बिजनेस है अशोक फुटवियर, राइट। तो आप अब अपनी अकाउंटिंग खुद करना चाहते हैं तो आप अपनी टैली में कंपनी बना लीजिए या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी कंपनी बना लीजिए, आप अपना एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह मेंशन कर दीजिए और आप अपना फाइनेंशियल ईयर पिक कर लीजिए जब से आपको स्टार्टिंग करना है। या आप जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल 2024 है और आपकी बुक बिगिन, मान लो आप बुक बिगिनिंग अब 1 नवंबर से करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1/11/2024 डाल दीजिए और आपको 31 अक्टूबर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जो नॉन रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, जो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी और एसेट साइड्स होती है, आपको अपनी सीएफएम से 31 अक्टूबर की बैलेंस शीट मांगनी है और उस बैलेंस शीट को आपको 1 नवंबर को ओपनिंग के रूप में चढ़ाना होगा। तो जैसे मैंने 1 नवंबर 2024 को बुक बिगिनिंग बता दी अपनी, और उसके बाद आप अपनी जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग्स आप डाल के आपको क्रिएट में जाना है और अपनी उस बैलेंस शीट को, लेजर को वन बाय वन क्रिएट करना है। सबसे पहले मान लो
अशोक कुमार मेहता की कैपिटल है ना, तो अशोक एक प्रोपराइटर है और मान लो उसका उसका कैपिटल है, आप उसका कैपिटल का बैलेंस डालिए जो कि उस क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा। आपको प्रॉपर ग्रुपिंग करना, याद रखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और आप यहां पर जैसे उसकी कैपिटल डाल दोगे कि बैलेंस शीट में 5 लाख की कैपिटल दिख रही, तो आपने भी 5 लाख की डाल दी। उसके अलावा मान लो आपका किसी बैंक का लोन चल रहा है, आईडीबीआई लोन, तो आप उसको प्रॉपर ग्रुप डालिए। ऐसे लेजर आप क्रिएट करेंगे, ये सबसे पहला काम होगा जो आपको करना होगा। और उसके बाद आपको वो लोन भी बताना होगा। तो जैसे आपने 2 लाख का लोन बता दिया, अब देखिए आपने एक तरह से 7 लाख रुपए की क्रेडिट बैलेंसेस डाले हुए हैं, राइट। तो अब 7 लाख की आपकी मान लो लाइबिलिटी साइड है, तो 7 लाख की आपको असेट साइड बतानी पड़ेगी। तो उसमें मान लो आपके पास HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आपका बैंक में पैसा मान लो पड़ा हुआ है 4 लाख रुपए, राइट। तो आप इस तरह से ये कहलाते हैं कि जब आप लेजर बनाओगे तभी आपको इनके क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाना है। कैश इन हैंड आपके पास मान लो स्टॉक पड़ा हुआ है, या आपके डेटर है, सन्ड्री डेटर, राइट। और डेटर में मान लो कोई पार्टी है, सुंदरलाल, सन्ड्री डेटर, जिससे आप 50,000 रुपए मांगते हैं। तो आप ये इस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंसेस डालना। और आपको याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो दोनों डेबिट और क्रेडिट के मैच होने चाहिए, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। तो जब भी आप अपनी बुक शुरू करोगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंसेस डालना होता है। अगर आपने ओपनिंग बैलेंसेस सही नहीं डाले तो मैं बताता हूं क्या होगा उससे। अभी देखिए हमने जो डाले हैं उसके आधार पर हम बैलेंस शीट देखते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में एक डिफरेंस नजर आएगा, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो ये गलत है, ये टेक्निकली क्या है, रॉन्ग है। आपने लाइबिलिटी साइड 7 लाख रुपए की ओपनिंग में चढ़ाई है, तो असेट साइड भी आपकी ओपनिंग में कितनी होनी चाहिए, 7 लाख की होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स वो होता है कि आप चेक करिए कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस आपने प्रॉपर वे में चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। अब देखिए मैं इसका मैच करता हूं आपको। मान लो फर्नीचर है आपके पास, ठीक है, 2.5 लाख के, तो आपने ये फर्नीचर डाला और आपने ये अमाउंट डाल के आपको इसको सेव कर देना। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर मैच होती हुई दिखेगी। असेट और लाइबिलिटी साइड आपने ओपनिंग बिल्कुल सही डाली है। तो ये पहला काम होता है जो एक अकाउंटेंट को ध्यान में रखना होता है, ओपनिंग बैलेंसेस या तो उसने जो डाले हैं उसको चेक कर ले, या वो ओपनिंग बैलेंस को करेक्टली इनपुट करें, ठीक है, इंसर्ट करें या इनपुट करें। तो ये पहला काम होता है जब आपको फाइनलाइजेशन के वक्त ध्यान में रखना होता है। अब बात करते हैं दूसरा काम, जो आपके डेटर्स होते हैं जिनसे आप पैसे मांग रहे होते हैं बिजनेस में, ट्रेड डेटर्स कहते हैं इनको, या जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, या आपकी जो बोरोइंग्स होती है, आपके जो लोन होते हैं, उनको रिकंसाइल करना। उनको क्या करना, रिकंसाइल करना। तो रिकंसाइल का मतलब होता है उनको चेक करना कि वो सही है या नहीं है। तो अपने डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स, अपने बोरोइंग्स को रिकंसाइल कैसे करोगे, देखिए एक ही तरीका होता है उनको रिकंसाइल करने का। जब आप अपनी बुक्स के अंदर आपके जो भी डेटर होते हैं, जैसे देखिए अभी मैंने ये एंट्री किया, ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पर कंपनी बदल रहा हूँ, अब मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ। मान लो मेरे सन्ड्री डेटर है 35,400 के, और ये है अरिहंत मार्बल प्राइवेट लिमिटेड जिससे मैं पैसे मांगता हूँ। तो मान लो ये आपका 31 मार्च को इसका बैलेंस इतना दिख रहा है, ठीक है, 35,400। तो आप अरिहंत मार्बल प्राइवेट लिमिटेड से एक अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा सकते हो उसका। तो आप जितने भी डेटर्स होते हैं और जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनसे आप क्या मांग सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट। वो आपको एक स्टेटमेंट भेजेंगे, उस स्टेटमेंट में उनके और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए उसका पूरा ब्यौरा होगा। तो आप 31 मार्च तक का अकाउंट स्टेटमेंट अपने डेटर, क्रेडिटर और अपने जितने भी लोन चल रहे हैं, आप उन बैंकों से अपने अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा के अपनी बुक्स में उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को चेक करेंगे। अगर कोई मिसमैच आ रहा है या कोई वेरिएशन आ रहा है तो आप अपनी बुक्स को उन स्टेटमेंट के साथ क्रॉस टैली करके ये चेक करेंगे कि वो वेरिएशन कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। जो जिस भी जगह पर आ रहा है उसको आपको करेक्ट करना अपनी बुक्स के अंदर। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो मेरा कोई लोन चल रहा है और मेरी बुक्स में मेरा लोन 8 लाख रुपए से दिख रहा है 31 मार्च को, ठीक है। जैसे जैसे मैं ईएमआई चुकाता जा रहा हूँ और मैं एंट्री उस ईएमआई की करता जा रहा हूँ और 8 लाख से दिख रहा है, और जब मैंने बैंक से स्टेटमेंट मंगवाया तो उसमें
8.5 लाख रुपए दिख रहा है, तो ये 50,000 रुपए ज्यादा क्यों दिख रहा है? तो 50,000 इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि मैंने जब जब भी लोन की रीपेमेंट की एंट्री की तो मैंने डायरेक्ट वो लोन अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक कर दिया, राइट। जबकि हर महीने उसका ब्याज भी तो उस लोन अकाउंट में जुड़ रहा है, जो कि बैंक मैनेज कर रहा है, आप मैनेज नहीं कर रहे हो। तो जब आपने स्टेटमेंट मंगवाया पता पड़ा 50,000 रुपए ब्याज आपको हर मंथली बेसिस पे ऐड करना था, तो आपने वो नहीं किया, तो आपको वो सब ब्याज की एक्रू एंट्रियां, जो ड्यू एंट्रियां, वो आपको चढ़ानी पड़ेगी स्टेटमेंट में देखते हुए, तब जाके आपका और स्टेटमेंट, बैंक का जो लोन का स्टेटमेंट है उनका बैलेंस आपस में क्या होगा, मैच होगा। तो ये सबसे बड़ा काम होता है जो एक अकाउंटेंट को करना होता है ईयर एंड में। इसे कहते हैं आप अपने जितने भी डेटर्स या जितनी पार्टीज हैं उनके स्टेटमेंट मंगवाइए, अपने क्रेडिटर के स्टेटमेंट मंगवाइए और क्रॉस टैली करिए अपनी बुक्स के साथ, और अपने सारे जो आपके लोन आउटस्टैंडिंग है, जितने भी आपके लोन चल रहे हैं उनको क्रॉस टैली करिए। तो आपको इससे एग्जैक्टली ये आइडिया लगेगा कि आपका और उनका कहीं बैलेंस में मिसमैच है तो वो मैच होगा, क्योंकि आप फाइनलाइज करोगे उसके बाद तो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। तो ये सारा काम ईयर एंड में ही होता है, याद रखिएगा, फाइनलाइजेशन के वक्त। तो ये आपको याद रखिएगा। इनके लिए आपको क्या करना होता है, इनके अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाने होते हैं। क्या मंगवाने होते हैं? अकाउंट स्टेटमेंट आप इनसे मंगवाइए और ये काम करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नाम आपने सुना होगा अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है, शॉर्ट में इसे कहते हैं BRS। जनरली हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे लेन देन ज्यादातर हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना। और गवर्नमेंट भी यही कहती है कि अब आप डिजिटली ट्रांजेक्शन करिए, उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो जब बैंक के साथ आप लेन देन करते हैं या बैंक से आप अपनी पार्टियों को पेमेंट करते हैं और या आपकी पार्टियों का पेमेंट बैंक में आता है, और रोजमर्रा के जो ट्रांजेक्शन है आप बैंक के साथ करते हैं, तो बैंक भी आपके वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और उसके वो रिकॉर्ड का बैंक आपको टाइम टू टाइम अकाउंट स्टेटमेंट भेजता रहता है, बैंक स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। तो जब मान लो आप एक ऐसी प्रैक्टिस बना लें, हालांकि ये ईयर फाइनलाइजेशन के वक्त नहीं करना आपको, आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना होगा। तो बेसिकली एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि हर महीने का बैंक से स्टेटमेंट निकलवाइए और उस स्टेटमेंट को अपनी बुक्स के साथ आप क्या करिए, क्रॉस टैली करिए। जिससे क्या होगा, आपके और बैंक के बैलेंसेस में कोई मिसमैच आ रहा है या कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस पता चल सके, और जो जो ट्रांजेक्शन दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, आपकी बुक्स में भी नजर आ रहा है और बैंकिंग स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा है, वो ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगे। और जो ट्रांजेक्शन दोनों में से कहीं एक जगह नजर नहीं आ रहे, मान लो बैंक ने कोई एंट्री कर रखी है चार्जेस की, बैंक चार्जेस की, और मेरी बुक्स में वो एंट्री नहीं है, तो मैं उस डेट में एंट्री कर लूंगा अपनी बुक्स में, स्टेटमेंट में जिस डेट में नजर आ रही है। और मान लो मेरी बुक्स में कोई एंट्री नजर आ रही है और बैंक के स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रही, तो मैं वेट करूंगा कि वो एंट्री कब आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, आपने अपना ऑफिस में जो वाटर सप्लायर है उसको पेमेंट किया, उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में जाके, जबकि आपने तो सेम डे एंट्री पेमेंट की कर दी, तो आपका बैंक बैलेंस तो कम हो गया बुक्स में और बैंक में बैलेंस आपका ज्यादा चल रहा है। तो अब वो बंदा जिस दिन जाएगा और वो चेक को वहां पर डिपॉजिट कराएगा अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, उस दिन बैंक एंट्री करेगा, तब तक तो क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। तो ऐसे केस में कई सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें और बैंक के स्टेटमेंट या पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। तो आप बैंक का स्टेटमेंट मंगवाइए और रिकॉन्साइल करें अपनी बुक्स के साथ और मैच करिए, बैंक का बैलेंस और आपका बैलेंस सेम चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, याद रखिएगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टैली आपको बहुत इजीली ये चीज करके देता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने जिस कंपनी को ओपन कर रखा है उसका बैंक बैलेंस देखिए आप, सेंट्रल बैंक में अकाउंट है और 4,32,502 रुपए दिख रहा है। और मान लो आपने स्टेटमेंट निकलवाया 31 मार्च का, उसमें आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। इसमें जैसे यहां पर एक मिनट, इस एंट्री, एक दो एंट्री कर लेता हूं मैं, आपको इससे पता पड़ेगा। मान लो कुछ पेमेंट की एंट्री कर देता हूं मैं। मान लो मैंने सैलरी पे की है 15,000, ठीक है, और ये एंट्री मैं कर देता हूं मान लो 1/5 को। चौबीस 25 फाइनेंशियल लेना पड़ेगा, ऑल्टर F2 करके हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम वाउचर में चलते हैं और हम पेमेंट में एंट्री करेंगे, और मान लो 1 मई को मान लो मैं एंट्री कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है, किसको दी, अंकिता जैन को दी, और सेंट्रल बैंक कर देता हूँ, ठीक है, और ये चेक नंबर डाल देता हूँ। अब
मान लो मैं 1 जुलाई को एक और एंट्री करता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेंट्रल बैंक, ठीक है, चेक नंबर आ गया और सेव कर देता हूँ। फिर मैं 1 अगस्त को एक और एंट्री करता हूँ, अब की बार मैं रिसिप्ट की एंट्री करता हूँ। मान लो अब की बार मेरे को ये पैसा रिसीव हुआ है और सेल, मान लो सॉरी सेल नहीं डालते हैं, कोई पार्टी डाल देते हैं, किसी से आपको ये रिसीव हुआ है, सुपर बैटरी से रिसीव हुआ है और इसका तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप एक पार्टी बना लेते हैं हम, नीलेश मेहता, ठीक है, और ये हम डाल देते हैं, आपने लोन्स एंड एडवांसेस में डाल देते हैं, ठीक है। उससे आपने एडवांस लिया, आपका दोस्त है, 20,000 रुपये का, और ये आपका सेंट्रल बैंक में एंट्री कर देते हैं। अब देखिए 2-3 एंट्री मैंने की है, मैं आपको बताता हूँ टैली कैसे वर्क करता है। टैली में गेटवे ऑफ टैली पे बैंकिंग में जाइए आप, और यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता है, यहाँ पर जाइए और आप अपने बैंक का ट्रांजेक्शन सारे ओपन कर दीजिए, सारे ट्रांजेक्शन अप्रैल से लगाकर आपके मार्च तक, ठीक है। अब ये देखिए आप 31 मार्च तक के सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। तो मान लो आपने पूरे साल भर का बैंक स्टेटमेंट निकलवा दिया, वैसे ये मंथ टू मंथ करे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ईयरली ट्रांजेक्शन को मैच करोगे तो वो आपको समय भी लगेगा, ठीक है। तो आप ट्राई ये करिएगा हमेशा कि आप अपनी बुक्स में मंथ टू मंथ, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके लिमिटेड हैं, 30-40 ट्रांजेक्शन महीने के बैंक से हो रहे हैं, तो आप मंथ टू मंथ ही करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बहुत कम हो रहे हैं, 2-3 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर ठीक है, आप उसको 3 मंथ क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे BRS यानी बैंक पासबुक यानी बैंक का स्टेटमेंट और अपनी बुक्स को मैच कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, ये रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पर आप करते हैं, जो स्टेटमेंट आप हाथ में लेके बैठे, और आप इन सारी एंट्रीज को वहां पर बैंक ने की कि नहीं की ये चेक करते चलिए। स्टेटमेंट में आपको सारी एंट्रीज नजर आएगी, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर ये कॉन्ट्रा एंट्री 2.5 लाख रुपए आपने यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, मतलब बैंक में जमा कराए। आपकी बुक्स में डेबिट होने का मतलब है बैंक में जमा कराए, तो आप पासबुक में या स्टेटमेंट में क्रेडिट देखिए 2.5 लाख 12.5 लाख है कि नहीं है। अगर वहां नजर आ रहे हैं तो आप बैंक की डेट डाल दीजिए। मान लो बैंक ने ये 2 अप्रैल को की एंट्री, तो आप 2 अप्रैल डाल दीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने यहाँ पर पे किया है, क्रेडिट हो रहा है, वहां डेबिट में चेक करिए, क्योंकि क्रॉस चेक किया जाता है। जो एंट्रियां हमारे बुक्स में डेबिट दिख रही है, बैंक के स्टेटमेंट में क्रेडिट दिखेगी, और जो बैंक के स्टेटमेंट में क्रेडिट दिख रही है हमारी बुक्स में डेबिट दिखेगी। आपको ये भी बता दूं, ये जो डेबिट अमाउंट है ये जमा हुआ है पैसा, और ये जो क्रेडिट अमाउंट है ये पेमेंट किया आपने। तो उधर विड्रॉल साइड में देखिए स्टेटमेंट में पेमेंट वाली एंट्रियों को, और क्रेडिट साइड यानी डिपॉजिट साइड में देखिए यहाँ की डेबिट वाली एंट्रियों को, ठीक है। तो अगर ये एंट्रियां नजर आ रही है तो आपको खाली कुछ भी नहीं करना है, बैंक की डेट डालते चलना है। तो जैसे जैसे आप बैंक की डेट डालते जाओगे, और इस तरह से इन सारी एंट्रीज पे आप बैंक की डेट डालते जाना, जो एंट्रियां बैंक के स्टेटमेंट में नजर आ रही है। हो सकता है कोई एंट्री बैंक के स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रही है, तो अगर वो नहीं नजर आ रही तो आपको बैंक की डेट डालनी नहीं, छोड़ दो। आपकी बुक्स में दिख रही लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में दिख रही, छोड़ दो। और ये भी हो सकता है कि कोई एंट्री बैंक के स्टेटमेंट में दिख रही है और आपकी बुक्स में नहीं दिख रही। जैसे बैंक आपको ब्याज देता है तो हमारी बुक्स में एंट्री दिखती नहीं, वो हमें स्टेटमेंट से पता चलता है। जैसे बैंक ने हमारा कोई चार्जेस काट दिया, कोई एनुअल AMC चार्जेस काट लिया, कोई SMS चार्जेस काट रही है बैंक, कोई हर साल का ATM चार्जेस काट रही है, तो उस केस में वो एंट्री आपको स्टेटमेंट में नजर आएगी और आपकी बुक्स में नजर नहीं आएगी। तो अगर स्टेटमेंट में कोई एंट्री नजर आ रही है तो आप डायरेक्ट यहां से क्रिएट वाउचर कर सकते हो। देखिए यहां दिख रहा है ना क्रिएट वाउचर, आप वो एंट्री को यहां से डायरेक्ट वाउचर क्रिएट करिए और जो भी पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करके सेव कर दीजिए, आपको यहां पर BRS में नजर आ जाएगी। और उसके बाद बैंक की डेट डाल के उसको भी सेव कर दीजिए। जैसे जैसे आप बैंक की डेट डालोगे, मान लो इनमें से ये 80 एंट्रियां, 80 में से आपने 75 एंट्रीज में बैंक की डेट डाल दी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नजर आ रहे थे किधर, बैंक स्टेटमेंट में। तो और फिर जैसे सेव करोगे वो 75 एंट्रियां यहां से गायब हो जाएगी और सिर्फ 5 खड़ी रहेगी। और वो 5 कौन सी होगी, जो अभी तक नजर नहीं आ रही स्टेटमेंट में। और वही 5 रीजन है कि आपका बैलेंस और बैंक का स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बुक्स में तो एंट्रियां हो चुकी है लेकिन वहां पर बैंक ने नहीं की वो एंट्रियां, तो वही रीजन है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, मैं बता देता हूं। टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको बैंक रिकॉन्साइल करना, बैंक स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना, इसे BRS कहते हैं। एंड इट इज द वेरी इजी स्टेप, एंड ये आपकी रेगुलर बेसिस पे रोजमर्रा के कामों में होगा एक अकाउंटेंट के, याद रखिएगा। अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि पेमेंट रिसिप्ट करना, सेल परचेज की एंट्री चढ़ाना और हो गया, सुबह आए और शाम को चले गए। अकाउंटेंट को अपने
बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को बैंक के स्टेटमेंट के साथ मैच करना भी उसका रोजमर्रा का काम है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो आप ये प्रैक्टिस अपनी वीकली बेसिस पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। हर वीकली स्टेटमेंट निकालिए अपना ऑनलाइन बैंकिंग से और उसको अपनी बुक्स के साथ टैली करिए। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। 31 मार्च को तो करना ही करना है, लेकिन ये रोजमर्रा में भी करना होता है। ऑलराइट, चौथा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जितनी भी पार्टीज हैं उनके टीडीएस चेक करना। याद रखिएगा, टीडीएस चेक करना पार्टीज के, ठीक है। तो देखिए, टीडीएस का मतलब मैं बता देता हूं कि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, आप रेंट चुकाते वक्त टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, आप एक बैंक है आप इंटरेस्ट पे करते वक्त टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं आपने टीडीएस काटा है, और आपकी बुक्स में आपको टीडीएस को भी चेक करना होगा कि आपने डिडक्ट किया है नहीं किया। कई बार क्या होता है, हम कोई अगर हमारे माइंड से कोई चीज स्किप हो गई और हमने सैलरी पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया या रेंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमने पर्टिकुलर पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आपको पार्टी, सारी जो पार्टीज हैं, या जो जैसे मान लो आपको, आप सैलरी पेएबल की बात कर रहे हैं, आप जिनको सैलरी दे रहे हैं, आपको ये चेक करना होगा। अच्छा, ये कहां से चेक होगा आपने टीडीएस डिडक्ट किया नहीं किया? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने ट्रेसेस के पोर्टल पे जाइएगा। ट्रेसेस यानी जो टीडीएस का जो पोर्टल होता है, वहां से आप अपना जो स्टेटमेंट है, ट्रेसेस पर टीडीएस का जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, 24Q होता है, 26Q होता है, 27Q होता है। तो जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं या जो भी स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उन स्टेटमेंट को एक क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होते हैं। तो आप पूरे 4 क्वार्टर के जो ये स्टेटमेंट है इनको निकालिएगा और अपनी बुक्स के साथ क्रॉस टैली कराइएगा कि आपने उनका प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट किया कि नहीं किया, किया है तो जमा कराया, नहीं कराया, और जमा कराया है तो आपने उनको सर्टिफिकेट इश्यू किया या नहीं किया। ये भी एक महत्वपूर्ण कंप्लायंस होता है जो एक अकाउंटेंट को करना होता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, अगला पॉइंट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ईपीएफ, ईएसआई वगैरह कंप्लायंसेस बनते हैं आपके, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एम्प्लॉयज का टीडीएस, एम्प्लॉय की सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन किया नहीं किया, अगर किया तो जमा कराया नहीं कराया, आपने अलोंग विथ अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराया नहीं कराया, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। ईपीएफ और ईएसआई के भी प्रॉपर कंप्लायंसेस आपको करने होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ ये सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखिएगा, आपका एम्प्लॉयर का ईपीएफओ, जो आपने नाम सुना होगा, ईपीएफओ में उसको अकाउंट ओपन कराना होता है उस, और ईपीएफओ अकाउंट पर जाकर वो अपने सारे एम्प्लॉयज के ईपीएफ और ईएसआई जो डिडक्शंस हैं और जो अब स्वयं के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसकी पूरी लिस्ट निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अकाउंटिंग में उन चीजों को कंसीडर किया या नहीं किया। ऑलराइट, जो अगला पॉइंट है वो है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आप जरूर चेक करिए कि आपने अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री की या नहीं की है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, और अगर हम लोग डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगा के हम उसको अपने पीएनएल में चार्ज करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, जबकि कैश नहीं जाता आपका। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने की नहीं की, साल में एक बार होती है 31 मार्च को, और आप ये जो डेप्रिसिएशन लगाते हो ये किसके ऊपर लगाते हो, अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हो। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अलग चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और अगर आप कंपनीज एक्ट में हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का अलग चलता है, याद रखिएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में अलग है और कंपनीज एक्ट में अलग है। तो आपको, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको, आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो तो आपको वहां पर इनकम टैक्स की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, उनके रूल्स को ध्यान में रखना होगा। आप कंपनीज एक्ट में अपना आरओसी वगैरह में आप अपना फाइलिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको कंपनीज एक्ट की रेट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी और उनके नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की हालांकि एंट्री एक ही होती है, सिंपल एंट्री होती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में F7 में आप करते हैं, अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उन पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। लेकिन आपको सबसे खास ध्यान ये रखना पड़ता है
कि किन किन एसेट पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो एसेट आपने किसी ईयर में कब खरीदी, मिड ऑफ द ईयर खरीदी या स्टार्टिंग में खरीदी, उसको आपने लेस देन 180 डेज यूज किया या मोर देन 180 डेज यूज किया, हाफ डेप्रिसिएशन लगना है या फुल डेप्रिसिएशन लगना है, डेप्रिसिएशन किस रेट से लगना है, कौन सी मेथड से लगना है, WDV मेथड यूज करेंगे या SLM मेथड यूज करेंगे। तो ये सारी चीजों का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। डेप्रिसिएशन की एंट्री सिंपल होगी, अगर आपने सीखा होगा कि भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन भैया उस डेप्रिसिएशन के फिगर को लाने के लिए आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए ना, सपोज आपके पास 50 तरीके की असेट है और उन एसेट पर अलग अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, वो इनकम टैक्स में अलग अलग ब्लॉक में आती है, कोई 5% की कैटेगरी में आती है, कोई 10 में आती है, कोई 15 में आती है, कोई 20 में आती है, कोई 30 में आती है, कोई 40 में आती है। तो आपको हर एसेट पर उस रेट से, ये सब आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल में आप सारी एसेट के नाम लिख के उन पे जो आप पहले रेट फाइंड आउट कर लें, उनको कब खरीदा उसको ध्यान में रखते हुए आप उनको फुल लगाना हाफ लगाना ये कैलकुलेट करके फिर आप एक एंट्री बनाए। तो ये भी आपको करना पड़ता है कब, फाइनलाइजेशन के वक्त, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब अवेयरनेस वाला काम है, एक्चुअली में है बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस आपकी होगी गलतियों के चांसेस आपके ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ईयर एंड में आपको जो भी खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं आपको उनका भी ध्यान रखना होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल जो होते हैं उनकी भी आपको एंट्री पास करनी होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ज्यादातर केसेस में हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का एक नियम है कि हम लोग उसमें ड्यू एंट्रियां भी पास कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सारे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको मार्च महीने तक चुकाने थे या हो चुके थे वो ड्यू, और आपने उनको नहीं पे किया है, तो आपको उनकी सबकी आउटस्टैंडिंग पेएबल की एंट्रीज करनी होती है। और ये सारे एडजस्टमेंट मोस्टली आपको टैली के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर में जर्नल में पास करने होते हैं, F7 में पास करने होते हैं, जेवी एंट्रीज कहलाती है। सारी एडजस्टमेंट सारे किस में होते हैं, जेवी में होते हैं, याद रखिएगा। सो जैसे मान लो मुझे मार्च महीने की सैलरी अभी मैंने चुकाई नहीं, मार्च में फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो मुझे उसकी आउटस्टैंडिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल। रेंट चुकाना बाकी रह गया तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि आप अगर वो एंट्री पास नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, समझ रहे, क्योंकि अगर आप खर्चा बुक नहीं करोगे तो वो P&L में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में जाके शामिल नहीं होना है, और उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आप ज्यादा टैक्स चुका दोगे। तो वो तो आपके, जब आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको ये बोल रहा है कि आप ड्यू या रिसिप्ट या पेमेंट बेसिस दोनों में से जो एक्टिविटी पहले हो आप उसको अपनी बुक्स में बुक कर सकते हैं, तो आपको फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे जो आपको चुकाने हैं और आप मार्च में नहीं चुका पाए और वेरी नेक्स्ट मंथ में शुरुआती स्टेज में आप उनको पे करने वाले, आपको इसी साल उसको बुक करके ड्यू की एंट्रियां करनी पड़ेगी, ताकि आपको उसका बेनिफिट उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल सके। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल की एंट्रीज आपको करनी होगी। लॉट्स ऑफ ऐसे खर्चे होते हैं जो मंथली बेसिस पे एवरी मंथ होते हैं और हम उनको वेरी नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, और बताओ क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, और ऑफिस के जो नॉर्मली ऐसे रूटीन खर्चे हो गया, चाय पानी के बिल हो गया, ये आप मंथली बेसिस पे, न्यूज़पेपर का बिल हो गया, इंटरनेट रिचार्ज हो गया या मोबाइल रिचार्ज हो गए, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको पता पड़ गया है कि आ गया है लेकिन मैंने अभी चुकाया नहीं है, तो उसकी आपको ड्यू एंट्री पास करनी पड़ती। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना, कैश, बैंक बैलेंस और स्टॉक इन हैंड। ये आप जरूर चेक कर लें कि इनका कहीं कोई बैलेंस नेगेटिव ना हो, याद रखिएगा, इनका बैलेंस नेगेटिव ना हो, ठीक है। कौन कौन से याद रखिएगा। आप अपनी बुक्स के अंदर जैसे आप अपनी बैलेंस शीट देख रहे हो, ये तीनों आइटम आपको बैलेंस शीट में नजर आएंगे, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में ये चेक कर लीजिए कि आपका जो कैश इन हैंड है उसमें जाइए और ये किसी भी महीने में जाके देखिए, ये आपका यहां पर जो डेबिट दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं होता है, हम मर्जी से एंट्रियां करते चलते हैं, मर्जी आए जहां जो एंट्री ठोक दी अपन ने, और पता पड़ा कि बीच में कहीं वो किसी महीने में नेगेटिव हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इज इट पॉसिबल कि कैश का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, माइनस में जा सकता है? नहीं पॉसिबल। अगर जेब में पैसा होगा तो चुकाएंगे ना, वरना कैसे चुकाएंगे?
तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज जरूर देख ले इस जगह पर आकर, स्पेशली कैश में आके, कि आप 12 ही महीने में जो कैश के ट्रांजेक्शन किए हैं वो किसी भी महीने में ये बैलेंस आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर यहां कहीं पर भी क्रेडिट आ गया ना तो भैया वहां पर आपका गड़बड़ है मामला, ऑडिटर एक झटके में पकड़ लेगा। बुक्स ही गलत हो गई वो तो एक तरह से। इसीलिए इंश्योर कर लीजिए कि कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपके बैंक बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी महीने में। हालांकि बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो भी सकता है, उसका कारण यह है कि अगर आपको ओडी या ओसीसी फैसिलिटी मिल रही है तो ये इट मे बी पॉसिबल कि वो आपने किसी महीने आपके जेब आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी आपने बैंक का पैसा यूज कर लिया, तो ये हो सकता है। लेकिन फिर ये भी देखिए कि ऐसी कोई फैसिलिटी बैंक ने आपको दे रखी है क्या। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या ओवर कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिला हुआ है तो इट मे बी पॉसिबल है कि चांस है कि वहां पर आपको क्रेडिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस बैंक का देखने को मिले, अन्यथा नहीं होगा, याद रखिएगा। नॉर्मली ये अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अब बंद ही कर दी, कोई भी बैंक दे नहीं सकता। और ओसीसी फैसिलिटी जरूर होती है, लेकिन ज्यादातर जो बुक्स होती है या ज्यादातर बिजनेसमैन एक प्रैक्टिस रखते हैं कि अगर हमने बैंक का पैसा यूज किया तो हम उसका अलग लेजर बनाए, तो उसका लेजर ही वो अलग बनाते हैं। इसीलिए नॉर्मल बैंक बैलेंस कभी क्रेडिट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मिल रहा है मतलब गड़बड़ है। ऑलराइट। और तीसरा होता है स्टॉक। तीसरा क्या होता है? स्टॉक। अब देखिए मैं ऐसी कोई कंपनी ओपन करता हूं जिसका स्टॉक भी हो, जैसे मान लो ये फुटवेयर कंपनी, ठीक है। इसमें मैं बैलेंस शीट में जाता हूं और क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिख रहा मुझे। एक कंपनी और ओपन करते हैं अपन जिसमें स्टॉक हो, ठीक है। तो माना कि मैं यहां पर स्टॉक ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी है, इसको ओपन कर दिया और ये क्लोजिंग स्टॉक है इसमें, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी इसमें भी ध्यान रखिए आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट में एंटर करके ये मंथ वाइज आपको डिटेल दिखेगी। इसमें आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ क्लोजिंग बैलेंस किसी का नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, कि था ही नहीं और आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये तीन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। कौन कौन सी? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और स्टॉक इन हैंड। आपका 12 ही महीने का आपको ओपन करके चेक करना है कि कहीं कोई अमाउंट नेगेटिव नहीं जा रहा हो, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गड़बड़ है। आपने अगर उसको इग्नोर किया तो फिर एक तरह से आपका गलत फाइनलाइजेशन हो जाएगा, वो कभी भी पकड़ में आ सकता है, ठीक है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं। सेल, परचेज एंड टैक्स के जो अकाउंट होते हैं आपकी बुक्स में, उनको रिकॉन्साइल करना, याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको मैं, इनको आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं बहुत ही इजीली अपनी जीएसटी आईडी में जाके, ठीक है। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर है जीएसटी में तो आप सेल, परचेज और टैक्स के जो अकाउंट है उनको रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं रिकॉन्साइल, बताता हूं मैं। क्योंकि आप जब अगर रजिस्टर्ड यूजर होंगे तो आप अपने रिटर्न्स फाइल करते होंगे, जीएसटीआर 1 भरते होंगे, जीएसटीआर 3 भी भरते होंगे। तो आप यहाँ पर अपने जो सारे बुक्स के अंदर जो आपके लेजर हैं, ठीक है, बुक्स के अंदर मान लो आपकी बुक्स में जो भी लेजर है सेल परचेज के, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, पीएनएल में मिलेंगे। ये पीएनएल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल दिख रही है आपकी। तो जब आप सेल पे जाओगे, एंटर करोगे, आपको आप यहाँ पर जब सेल पे आओगे एंटर करोगे, ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी मंथली सेल नजर आ जाएगी, क्रेडिट 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 करते हुए हर महीने जितनी जितनी आपने सेल की यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाना है। चलिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं। और आपको बहुत ही आसानी से आप रिकंसाइल कर सकते हैं, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आप जीएसटी पोर्टल पे आ गए, इसमें आप रिटर्न्स में चले जाएं और रिटर्न में आपको मैं बता दूं एक ऑप्शन होता है टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, इस पे क्लिक कर लें। आप अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो डाल दीजिए, मान लो ये 24-25 और सर्च करिए।
तो आपका 24-25 का यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हर महीने का, ठीक है। अभी तो 24-25 रनिंग में, मान लो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, बाद में देखोगे तो आपको पूरा मार्च तक का सारा डिटेल नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं लाइबिलिटी एज पर GSTR 1, GSTR 1 के अनुसार आपकी कितनी कितनी लाइबिलिटी आ रही है, GSTR 3B के अनुसार आपने कितनी कितनी लाइबिलिटी डिक्लेयर की है, और दोनों में शॉर्टफॉल या एक्सेस अमाउंट। तो देखिए एक और चीज बता देता हूँ, जो 1 में हम लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं वही किस में आती है, 3B में आती है। तो ये सेम टू सेम आ रही है, मतलब हमने वही डेटा सेम टू सेम डाला है, ठीक है। तो हम अगर अपने 12 ही महीने के हर महीने वाइज जो GSTR 1 भर रहे हैं, तो GSTR 1 में हमने कितनी सेल दिखाई है वो हम यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। GSTR 1 में जाके मंथ टू मंथ चेक कर सकते हैं, और वो सेल हमारी बुक्स में दिख रही है या नहीं दिख रही है वो भी हम चेक कर सकते हैं। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ये लाइबिलिटी दिख रही है GSTR 1 की, ठीक है, और यही 3B में आपने दिखा रखी है। तो ये अमाउंट है, इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए टैक्स लाइबिलिटी और ITC समरी दिख रही है। तो ये लाइबिलिटी है जो आपने दिखा रखी है, और ये ITC है जो आपने क्लेम की हुई है। तो ITC मतलब परचेज पर जो आपने टैक्स जो चुका रहे हो, ठीक है, वो आपको ITC में मिल जाता है, ये लाइबिलिटी है। तो आपको यहाँ पर कैसे आप इसको क्रॉस टैली करोगे, ये आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से इन फाइल को, और आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जानकारियां यहाँ से मिल जाएगी। आप पूरा का पूरा कंपेरिजन रिपोर्ट एक्सेल में क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और अपना टैली के डेटा के साथ उसको मैच कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, आप जैसे CGST में जाएंगे, और आप CGST के डेटा को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो हर मंथ वाइज यहाँ पर GST की क्रेडिट बैलेंसेस जो नजर आएंगे वो आपकी लाइबिलिटी। तो क्रेडिट बैलेंसेस को आपको यहाँ पर क्रॉस टैली करना होता है। तो ये सारा डेटा आपको GST पोर्टल से मोस्टली मिल जाएगा। सर्विसेज में अगर आप रिटर्न में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, या फाइल रिटर्न में जाके उन रिटर्न को ओपन कर करके भी आप एक एक महीने के रिटर्न में आपने कितना लाइबिलिटी डिक्लेयर किया, कितना सेल बताया, आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर पिक कर लीजिए, रिटर्न फाइलिंग पीरियड पिक कर लीजिए, मान लो आप मंथली हो तो कौन से महीने का देखना है। अब सबसे पहले आप अप्रैल का रिकंसाइल करना चाहते हो, अप्रैल का देख लीजिए, और आप कौन सा रिटर्न देखना चाहते हैं, GSTR 1 देखना चाहते हैं, सर्च करिए, आपको GSTR 1 आ जाएगा। आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, और आप इसमें जाके देख सकते हैं कि आपने अपना कितना सेल दिखाया है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर टोटल सेल और परचेज वगैरह दिख जाएगी, ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपको, अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर है तो आप उसको यहाँ पर GST रिपोर्ट में जाके भी रिकंसाइल कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाइए, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाइए, GST रिपोर्ट में जाइए, आपको यहाँ पर सारे डेटा मिल जाएंगे GSTR 1 और 3B के। पहला काम क्या करना है आपको, GSTR 1 को रिकंसाइल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, हर महीने का डेटा GSTR 1 के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो डेटा जब आप पोर्टल से डेटा को रिकंसाइल करेंगे तो आपस में यहाँ पर मैच होता हुआ दिखेगा, अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो अनमैच होता हुआ दिखेगा। तो रिकॉन्सिलेशन करना होगा आपको अपना सेल, परचेज और अपना टैक्स लाइबिलिटीज, अपना ITC सबका, और ये काम आपको अपने GST पोर्टल से करना होगा, ठीक है। और आजकल इतना आसान हो गया है कि आप अपनी बुक्स को इजीली बुक्स में जो काम कर रखा है और GST में जो रिटर्न भरा आपने, दोनों को आपस में आप इजीली रिकंसाइल कर सकते हो। और टैली में ये ऑप्शन दिया हुआ, टैली ने नया सॉफ्टवेयर भी अभी रिलीज निकाला है 5.0, जिसमें GST के सारे काम आप टैली में बहुत इजीली बिना GST पोर्टल पे जाए काम कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, रिकंसाइल कर सकते हो। तो ये सारा काम आप टैली से इजीली कर सकते हो। ये करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुक्स में अलग सेल दिख रही है, आपने GST पोर्टल पे अलग सेल बता रखी है, तो गड़बड़ है ना मामला। सेम टू सेम बताना होगा, तो आपको सुधार करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि आपने जो बताया वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, वो है जो आप एक्सपेंसेस हैं, जो नए एक्सपेंसेस है जो इस साल आप बता रहे हो, उनको आप कंपेयर करिए। न्यू एक्सपेंसेस कंपेयर विथ ओल्ड एक्सपेंस रेशियो। अब ये क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने पिछले साल रेंट चुकाया था 2.5 लाख का, ठीक है, और इस साल मैंने रेंट की एंट्रियां पास कर दी है 6 लाख की। तो 2.5 से 6 लाख एकदम से रेंट बढ़ गया, कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने कोई बिजनेस प्रीमाइसिस चेंज की है, लोकेशन चेंज की है, मेरा रेंट बदला है और एक्चुअल में मेरा रेंट बढ़ गया, तो ये संभव है। अगर मैंने बिजनेस प्रीमाइसिस ही नहीं बदली है तो एकदम से डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल के आसपास तो कैसे हो सकता है? तो आपको हमेशा ये कंपेयर करना होगा कि आपकी जो पिछले साल की P&L है
उसका करंट ईयर की पीएनएल को आपस में, सारे डेटा को आपस में फैच करते हुए, मैच करते हुए आपको क्रॉस चेक करना होगा और टैली कराना होगा कि ठीक है 10%, 15%, 20% का इंक्रीमेंट हर खर्चे में हुआ है, तो वो तो समय के साथ, महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन को साथ वो चीजें महंगी होने वाली है। लेकिन कोई खर्चा आपका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो ट्रिपल या डबल कैसे हो गया, क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि आप आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेरी रेज कर सकता है, क्योंकि जब अनइवन से जंप खर्चों में आपको जब देखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट भी यही प्रैक्टिस रखते हैं, जब वो एक्सपेंसेस को देखते हैं तो वो कंपेयर करते हैं पिछले साल के एक्सपेंसेस को, कि इस साल इतना हुआ तो पिछले साल इतना हुआ था, तो इस साल इतना कैसे हो गया। फिर वो आपसे वो चीजों का जवाब पूछते हैं, फिर आप उनको क्लैरिटी दे देते हो, क्लैरिफाई कर देते हो, तो जेन्युइन होता तो रखता है, वरना फिर वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि भैया नहीं, इतना नहीं बता सकते अपन, पिछले साल के मुकाबले इतना एकदम से हाइक नहीं कर सकते। तो आपको एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हुए, पिछले साल के फिगर के साथ कंपेयर करते हुए देखना होगा, और जेन्युइन कहीं कंपैरिजन आपको दिख रहा है, दैट्स ओके। अगर कहीं पर भी फिगर में बहुत ज्यादा अनइवन सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है, तो वहां आपको इस इंश्योर कर लेना होगा कि वो जेन्युइन उतार चढ़ाव है। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि मेरा पहले बिजनेस किसी ऐसे प्रीमाइसेस में चल रहा था जहां मात्र 30,000 का रेंट था। अब मैंने किसी मेन मार्केट में शॉप ले लिया या अपना काउंटर ले लिया जहां पर मेरा रेंट 1 लाख रुपया हो गया, तो अब वो मेरा वाजिब है, एक नया एग्रीमेंट भी बना होगा उस पार्टी के साथ और मैं उस पार्टी को वो पेमेंट कर रहा हूं, तो वाजिब है, दैट्स ओके कि आपने बिजनेस प्रीमाइसेस को बदला। अब सेम बिजनेस प्रीमाइसेस 30,000 से 1 लाख कैसे हो सकता है, तो ये चीज आपको कंपेयर करना होगा एक्सपेंसेस को अपने ओल्ड एक्सपेंस रेशियो के साथ, याद रखिएगा। अगर आपने कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप प्रीपेड में पे कर देते हैं, यानी एडवांस में आप पे कर देते हैं, तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो उसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ज्यादातर केसेस में इंश्योरेंस हम मिड ऑफ द ईयर प्रीमियम भर रहे हैं फुल ईयर की, तो उसमें से कुछ पार्ट तो आपका करंट ईयर का, कुछ पार्ट आपका अपकमिंग ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो उस केस में आपको एक प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करनी पड़ेगी, उस खर्चे में से निकाल के उसको असेट में डालना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या एंट्री करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंस, राइट। तो ये एंट्री भी हमें करनी होगी, ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट का पार्ट है। ऐसे खर्चे जो आप ईयरली बेसिस पे करते हो और मिड ऑफ द ईयर आपने पे किया है, तो इट मींस कुछ पार्ट इस साल का और कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको उसमें से उस नेक्स्ट ईयर वाले पार्ट को प्रीपेड में डालना होगा, क्योंकि आपने जब एंट्री की होगी तब तो आपने पूरा खर्चे में डाल दिया होगा उस अमाउंट को, अब आपको उसको प्रीपेड में डालना होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस करना होगा। ये एंट्री भी आपको पास करनी होती है, ध्यान रखना होता है ऐसे खर्चों का। एक चीज और है कि फाइनलाइजेशन हम कब करते हैं, मार्च में, और हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब भरते हैं, अगर नॉन ऑडिटेड है तो जुलाई में और ऑडिटेड है तो सितंबर में, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया है कि मार्च महीने में आप अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं और रिटर्न तो आप अभी 2-3 महीने बाद भरेंगे। तो जब रिटर्न भरेंगे तब आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी और वो टैक्स लायबिलिटी आपको उस वक्त पे करनी होती है, राइट। तो आपको अपना आइडिया नहीं होता है जब आप बुक्स को क्लोज कर रहे होते हैं कि आपका इनकम टैक्स पेएबल कितना बनना है। तो ऐसे केस में आप एक प्रैक्टिस हमेशा रखें बुक्स में कि इनकम टैक्स आपका एक मोटे मोटे तौर पर आप इनकम टैक्स का प्रोविजन बना के चले, ताकि आपको पता है कि 2-3 महीने बाद जब मेरी लायबिलिटी आएगी मुझे इतना पेमेंट करना होगा। तो ज्यादातर अच्छी प्रैक्टिस तब मानी जाती है जब आप इनकम टैक्स का प्रोविजन की एंट्री कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का पहले से आप क्या बना के चले, प्रोविजन बना के चले, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स में आप एक तरह से प्रोविजन बना के चलोगे तो आपको पता रहेगा कि आगे जब आपका वो एक्सपेंस आएगा तो आप प्रोविजन को एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दोगे। हालांकि ये भी बता देता हूं कि इनकम टैक्स हमारा एक्सपेंस होता नहीं है, तो अगर मैं इनकम टैक्स का प्रोविजन भी बनाऊंगा, इनकम टैक्स अगर मैं चुकाऊंगा, तो मेरी बुक्स में एक तरह से मैं उसे खर्चा तो बता नहीं सकता, वो तो ड्राइंग है, फिर भी प्रोविजन बनाकर चलना अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, याद रखिएगा। उसके अलावा आप अपना फॉर्म 26 AS चेक कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म 26 AS आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके चेक करना होगा, जिसमें आपने कितना एडवांस टैक्स चुकाया, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, कितना टीसीएस आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, आपके एसएफटी ट्रांजैक्शन उस पर नजर आएंगे, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अगर आपने अपना फॉर्म 26 AS चेक किया, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, तो आपको उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन नजर आने लग जाएंगे जो ट्रांजेक्शन आप अपनी बुक्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आपको उसको बुक्स में एंट्री करनी होगी, याद रखिएगा। स्पेशली कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे, एडवांस टैक्स और टीडीएस और टीसीएस और
स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एसएफटी ट्रांजेक्शन है ना, टीआईएस एआईएस भी चेक कर लीजिए, जिससे ये आपको एसएफटी ट्रांजेक्शन भी नजर आ जाएंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स में शामिल करने से बिल्कुल न बचे, ये ट्रांजेक्शन आपको बुक्स में शामिल करने होंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी पता है किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी फॉर्म 26AS लिखा ना, वैसे ही आप अपना एआईएस और टीआईएस भी जरूर चेक करिए। कौन से पोर्टल पर, आईटीआर पोर्टल पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको ये चीजें भी जरूर चेक कर लेनी चाहिए, एआईएस और टीआईएस, जिससे आपको अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री सामने आ जाए और उनको आपको अपनी बुक्स में शामिल करना जरूरी होता है। ऑलराइट, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो मैंने मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराया पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और मैंने देखा यार सेविंग बैंक अकाउंट का तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं रखता हूं, और मैंने उसको ऐसे ही कि ये सेविंग है, इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। अब 10 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन आपने सेविंग अकाउंट से किया या डिपॉजिट कराया, तो वो बैंक ने जानकारी इनकम टैक्स को पहुंचा दी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है। 18 एसएफटी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी जानकारी इनकम टैक्स के पास होती है। आप कहीं फॉरेन ट्रिप मार रहे हो, आप कहीं विदेश यात्रा कर रहे हो, उसकी जानकारी ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगी। आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा रहे हो सेविंग बैंक अकाउंट में, आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की एफडी करवा रहे हो, आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा के शेयर्स खरीद रहे हो, आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा के लाइट बिल भर रहे हो, तो ये सारी जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद होती है। इनको कहते हैं एसएफटी ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर मैंने अपना एआईएस टीआईएस चेक किया 31 मार्च को, और उसमें मुझे वो जानकारियां पता पड़ी जो कि ऑलरेडी किसको पता है, इनकम टैक्स को पता है, तो मैं मेरी बुक्स में उन चीजों को दिखा दूंगा, जिससे मेरे पास नोटिस आने की संभावना खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्योंकि आपने अगर अपने आईटीआर में नहीं दिखाया उसको, जो कि उनको ऑलरेडी पता है, तो वो आपको नोटिस भेजेंगे, डेफिनेटली नोटिस भेजेंगे। इसीलिए आपको ये अच्छी प्रैक्टिस रखनी होगी कि आपका 26AS, एआईएस और टीआईएस को अपने बुक्स को फाइनलाइज करते वक्त चेक कर लेना चाहिए, और उसमें जो ट्रांजेक्शन नजर आ रहे हैं वो आपको अपनी बुक्स में दिखाने होते हैं। एक और बात बताता हूं, ये 26AS और एआईएस टीआईएस आपको अपना बैंक ब्याज भी बता देता है कि आपको आपके जिन जिन बैंक में अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट है सेविंग है, एफडी आरडी है, उन पे आपको कितना ब्याज मिला, एक्रू हुआ। उस ब्याज की आप एक्रू एंट्रियां भी कर सकते हो अपनी बुक्स में, क्योंकि नहीं करोगे तो उनको तो इनकम टैक्स को तो पता है कि आपको ब्याज मिला और आपने अपनी इनकम दिखाई नहीं उस ब्याज को उस फाइनेंशियल ईयर में, और आपने गलत आईटीआर भर दिया, तो डिफेक्टिव आईटीआर का आपको नोटिस आ जाएगा, आपको आईटीआर रिवाइज करना पड़ेगा। याद रखिएगा। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप इन चीजों को देख के चलें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, सब काफ़ी डीप लेवल पर कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट चेक करना। और जीपीआर और एनपीआर भी सेट करिए आप, ठीक है, जीपीआर और एनपीआर भी सेट करिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या चेक करें सर, वो तो जो आ रहा है वो आ रहा है भैया। कई बार अभी मैं बता रहा हूं ना कि पिछले साल आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, या आप पिछले कुछ सालों के अपने जीपीआर देखिए, याद रखिए यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और अपने नेट प्रॉफिट रेशियो आपको जरूर देखने चाहिए, उनका ट्रेंड देखना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। ये सब चीजें आप कॉमर्स में पढ़ते हैं, लेकिन उसको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। पास होने के उद्देश्य से हम चीज़ों को पढ़े हैं हमेशा, और एग्जाम दिया, नंबर लाए और ख़त्म खेल उनका, लेकिन इनका रियल वास्तविक लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें पिछले 5 साल में आपका जीपी रेशियो 25% से 30% के बीच में, और इस साल आपने अपना जीपी रेशियो मान लो 15% ही दिखाया, तो आपको अब ये देखना होगा कि कम क्यों किया जा रहा है। क्योंकि बढ़ती हुई इनकम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद आपसे सवाल ना करे,
लेकिन घटती हुई इनकम पे हो सकता है वो आपकी नजर रखे आपके ऊपर, आपसे सवाल करे। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव फिगर जब तक दिखा रहे हो तब तक ओके, और जैसे ही आपने वहां पर डिक्रीजिंग या नेगेटिव फिगर दिखाना शुरू किया और वो स्क्रूटनी में मामला चला जाता है, वो नजर रखते हैं कि ये क्या हुआ, है ना। क्योंकि कमाई करने वाला या कमाई देने वाला व्यक्ति एकदम से बोले कि मेरी इतनी कमाई नहीं रही, तो खाली उसके बोलने से थोड़ी मानेंगे वो हो सकता है उसके ऊपर नजर रखे। तो ऐसे केस में आपको हमेशा अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंपेयर करना होता है पास्ट ईयर में जो जीपीआर और एनपीआर है उसके साथ, कि आप उसके आसपास ही दिखा रहे हो या उससे थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है जीपीआर, ठीक है, आप लोगों को शायद ये पता होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। जो आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें आप अपनी नेट सेल्स का भाग दे दीजिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, तो जीपीआर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी बिजनेस में 10 लाख रुपए की सेल हुई और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हुआ, तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करो तो 20% आ जाएगा आपका जीपीआर, याद रखिएगा। और नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं हम, तो जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नेट सेल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। और नेट प्रॉफिट और जीपी में क्या फर्क होता है बताइए आप मुझे, नेट प्रॉफिट और जीपी में क्या फर्क होता है। बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट से या बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी या ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो आपको फायदा होता है उसे हम जीपी कहते हैं, और उसमें से आप बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करते हैं तो एनपी आता है, ठीक है। एक बिजनेसमैन जब अपना आयकर रिटर्न फाइल करता है पीजीबीपी हेड के अंतर्गत, तो वो नेट प्रॉफिट जो होता है वो अपनी इनकम दिखाता है उसको और उसके आधार पर वो टैक्स देता है। तो याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप अपनी ट्रेडिंग और पीएनएल को जरूर चेक करें, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो जैसे किसी भी बिजनेस का जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये जैसे इसका ट्रेडिंग पीएनएल है, तो आप देखिए, मान लो ये एक इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग है और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के कोई डायरेक्ट एक्सपेंस थे नहीं, डायरेक्ट इनकम जरूर है, अलग अलग कोर्स की इनकम है, टोटल मिला के 6,40,711 रुपए की इनकम है। तो ये इस इंस्टीट्यूट का जीपी कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लो तो ये इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट में था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो गया, नेट लॉस आ गया। तो ये याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से या ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो आपको फायदा होता है वो जीपी कहलाता है, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी के जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं और जो उसको अगर आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की प्राप्ति होती है। ऑलराइट, सो ये आप जो अगर नेट लॉस आया तो अगर ये बंदा अपना आईटीआर भरेगा तो उसमें ये इनकम नहीं दिखाएगा बल्कि क्या दिखाएगा, बिजनेस एक्टिविटी से लॉस दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा अपनी इनकम, ठीक है। और आगे जाके वो भविष्य में इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगले साल अगर इसको फायदा हुआ है तो ये लॉस उसके साथ एडजस्ट कर देगा। इसलिए बुक्स को टैली करना, चेक करना, क्या चीजें आप बुक्स में दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और आपको अपना जीपी और एनपी को जरूर चेक कर लेना चाहिए, और अपने सारे के सारे जो रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू अकाउंट जो आपने बुक्स में दिख रहे हैं उनको जरूर आपको एक एक करके क्रॉस चेकिंग करना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑडिट फीस पेएबल एंट्री। अक्सर क्या होता है कि जो सीए फर्म हमारी ऑडिट करती है उसके चार्जेस होते हैं, और वो ऑडिट आपकी करेगी जब आपकी सितंबर महीने में आप अपना रिटर्न आपका आईटीआर भरे जाएगा, और बाद में वो अपना बिल बना के आपको थमाएगी, जबकि वो तो फाइनेंशियल ईयर तो पिछला था। तो आपको ये भी आपको पता होता है कि आप वो कितना फीस आपसे चार्ज करते हैं, तो वो एंट्री आप ड्यू एंट्री पहले ही पास करके रखें, क्योंकि ये खर्चा है आपका और आगे जाके आपको उनको अगले साल क्या करना है, पे करना है। तो आपको ऑडिट फीस पेबल की एंट्री भी 31 मार्च को कर लेनी होती है। ऑलराइट, और आपको अपने पूरे के पूरे अभी मैं बता रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को जरूर चेक कर लेना होता है, डिटेल में चेक कर लेना होता है, डिटेल्स एनालिसिस, ठीक है, या चेक
कि आपने जो पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई है उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके की डायरेक्ट इनकम बता रखी है, तो सारी फीस है, तो अगर इंस्टीट्यूट है तो फीस से ही इनकम होगी, ये ट्रेडिंग इनकम है इसकी। और खर्चों में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जाके चेक करते जाएं कब कब क्या क्या हुआ। अब इसमें 1 महीने में बड़ा एक्सपेंस नजर आ रहा है, तो आप जाके चेक करिए उस एंट्री में कि ये बड़ा एक्सपेंस क्यों हुआ है। नरेशन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने एक डेमो पर्पज से कंपनी ओपन कर रखी। जब आप जेन्युइन अकाउंटिंग करते हो तो हर चीज आप नरेशन में क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो, तो आपको नरेशन में नजर आ जाएगा कि इतना बड़ा एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट का कैसे हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, क्योंकि ये अनइवन सा दिख रहा है कि बाकी महीनों में दिख नहीं रहा और 1 महीने में डायरेक्टली 35 का दिख गया। तो ऐसे आपको हर एक अकाउंट में जा जाके देखना होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई अनइवन सा नजर आ रहा है तो आप उस एंट्री में जाके उसके नरेशन को पढ़िए। ये देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री है, मार्च महीने में कर रखी है, सारी फिक्स्ड असेट्स है और जिनके आपने जो ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, तो आपको ये सारी जो आपके खर्चे दिख रहे हैं ये खर्चे एक एक करके चेक करने होते हैं। ये देखिए इंश्योरेंस की एंट्री है और आप देखिए ये 7200 की एंट्री जून में पास की थी, आपने इंश्योरेंस चुकाया था जून से लगाकर नवंबर तक का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बाद में एक एंट्री मार्च में पास की है, जहां पर इन्होंने उसमें से जो हिस्सा नेक्स्ट ईयर से संबंधित था उसको प्रीपेड में डाल रखा है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजों को क्रॉस टैली करना होता है। कहीं कोई खर्चा माइनस में नजर आ रहा है तो वो माइनस में क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंस में कभी कोई माइनस में नजर नहीं आ सकता, तो कहीं कुछ हेड तो गलत नहीं डाल दिया उसका, तो ये भी आपको देखना होता है। हालांकि ये राउंड ऑफ में माइनस में दिख सकता है, क्योंकि सेल और परचेज के बिल में हम राउंड ऑफ करते हैं, तो हो सकता है सेल के बिल में राउंड ऑफ ज्यादा हो गया हो, तो उस वजह से दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर टैली कर लेना होता है। सैलरी वगैरह रेंट जैसी एंट्रियों में आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपने पेएबल एंट्री की कि नहीं की, ये भी जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि आपने उसको पेएबल एंट्री किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपको एनालिसिस करना होता है अपने बैलेंस शीट और अपनी पीएनएल को कंप्लीटली, और हर चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आप अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये 19th पॉइंट है, अब आगे बढ़ते हैं 20th पॉइंट। ठीक है, तो हमने सेल परचेज को देख लिया। जितने हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहे हैं, ठीक है, उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जरूर चेक कर लें कि आप अपनी बुक्स में जो एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर रहे हैं वो वास्तविकता में आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो खर्चे नजर आ रहे हैं वो है या नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस को खर्चा बता के डाल देते हैं। अब क्या होता है, जब वो सीए फर्म जब वो उसकी बुक्स चेक करती है, याद रखिएगा, और उसके पीएनएल में वो बच्चे की स्कूल फीस भी नजर आती है। अब बच्चे की स्कूल फीस का बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं, तो ऐसे केस में वो खर्चा तो था नहीं, वो तो ड्राइंग है, एक तरह से उसको क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा, पर्सनल है, तो आपको वहां पर उसका हेड बदलना पड़ता है। तो ये भी देख लीजिए कि जो आपके खर्चों की लिस्ट है उनमें कुछ ऐसे फिगर तो नजर नहीं आ रहे जो कि आपके बिजनेस से उनका कोई संबंध ही नहीं है। अब आप कहीं घूमने फिरने गए, व्यक्तिगत टूर किया आपने, और टूर का एक्सपेंस आपने किस में डाल दिया, बिजनेस में डाल दिया। अब बिजनेस ऐसा है ही नहीं जिसमें टूर रिक्वायर्ड हो, कश्मीर घूमने गए थे और आपने डाल दिया अपने बुक्स में, तो अब आप तो किराना व्यवसायी हो, तो कश्मीर जाने का क्या मतलब था, तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे कि वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एक खर्चे को जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ सकती है जो कि आपका खर्चा नहीं है, तो आपने उसका ग्रुप खर्चा डाल रखा है, तो आपको उसका ग्रुप चेंज करके क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डालना पड़ेगा, ताकि वो ड्राइंग नजर आए और वो आपकी कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये आप जब एक एक चीज को अपने एक्सपेंसेस को चेक करोगे तो पता पड़ जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब हम कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस चुका रहे हैं तो हो सकता है वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी को आप पे कर रहे हो, सामने वाला उस पर आपसे टैक्स ले रहा है और आपको उस टैक्स की क्या मिल रही है, आईटीसी मिल रही है। तो आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो खर्चे आपने अपनी बुक्स में दिखाए उस पर आपने आईटीसी क्लेम की या नहीं की, या फिर ऐसे खर्चे हैं जिन पे कोई ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है, यानी आपको आईटीसी लेनी नहीं थी और आपने ले ली, इनको भी आप जरूर चेक करें। और इसके लिए आपको थोड़ा जीएसटी का साउंड नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सोचिए, मान लो मैंने किराया चुकाया, अब किराए पे क्या नियम आ गया साहब, नया नियम आ गया किराए पे कि अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड और टेनेंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो उसको रिवर्स चार्ज में किराए पे जीएसटी देना 18%। तो आपने उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स दिया या नहीं दिया ये भी पता पड़ जाएगा, और अगर दिया है तो आपने उसके आईटीसी क्लेम की या नहीं की, उसका टैक्स भरा या नहीं भरा, ये भी आप एक एक चीज को आपको ये फाइनलाइजेशन का ही पार्ट है, याद रखिएगा, आपको देखना होगा। क्योंकि आप अपनी गलती अभी बुक्स को क्लोज करने से पहले तो सुधार सकते हो,
क्लोज होने के बाद आप उसको सुधारोगे तो उसका आपको भुगतान बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक को जरूर चेक कर लें। और आपको एक प्रैक्टिस हमेशा ध्यान में रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक में एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक का बैलेंस, और दूसरा आपको जो बुक्स में स्टॉक दिख रहा है उसको कंपेयर करिए फिजिकल स्टॉक के साथ। तो बुक्स, कंपेयर बुक्स वर्सेस फिजिकल स्टॉक। अब आप बोलोगे सर फिजिकल स्टॉक क्या होता है, बताता हूं। मान लो मेरी कंप्यूटर की शॉप है और मेरी बुक्स में 10 लैपटॉप दिख रहे हैं, मेरी बुक्स में 15 मशीन दिख रही है, मेरी बुक्स में 50 लैपटॉप दिख रहे हैं, माउस दिख रहे हैं, मेरी बुक्स में 50 कीबोर्ड दिख रहे हैं। अब मैं जनरली अपन दिवाली पे सफाई करते हैं, तब हर चीज को हम साफ सफाई करके वापस काउंट करके रखते हैं। आपको ये प्रैक्टिस क्या कर लेनी चाहिए, आपको ये मार्च में ही कर लेनी चाहिए। तो मार्च में अगर आपने अपना फिजिकल स्टॉक टेकिंग ले लिया, यानी आपने काउंटिंग कर ली, तो वो काउंटिंग के आधार पे आपकी बुक्स में भी वो चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है ये आपको पता पड़ जाएगा। मान लो मेरी एक्चुअल में दिख रहा है मेरे 49 कीबोर्ड, अब वो एक कीबोर्ड कहां गायब हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन बुक्स में कितने दिख रहे हैं, 50 दिख रहे हैं। तो मुझे उस एक कीबोर्ड की लॉस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो मेरे पास 49 ही है। तो ऐसे केस में आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली वेरिफिकेशन करना चाहिए और उस फिजिकल रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट को टैली कराना चाहिए अपनी बुक्स में स्टॉक कितना दिख रहा है। और अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, तो आपको इसमें एक वाउचर होता है टैली के अंदर, फिजिकल स्टॉक वाउचर, उसमें जाके आपको अपनी एक्चुअल जो स्टॉक टेकिंग है उसको चढ़ाना होता है। तो देखिए मैं बताता हूं, जब आप टैली में कोई एंट्री करते हैं तो आप अदर वाउचर में आपको ये फिजिकल स्टॉक वाउचर यहां पर नजर आता है, Ctrl+F7, इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए और ऐसी कोई एंट्री जो आपकी गड़बड़ है उसको आप यहां पर चढ़ा दीजिए। जैसे मैं यहां पर देखिए, यहां पर इस कंपनी में तो हमारा कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी कंपनी बताता हूं। अभी थे ना हम जोशी कोल्ड ड्रिंक पर, ठीक है, वाउचर में गए, ये फिजिकल स्टॉक है। अब मान लो यहाँ पर देखिए पेप्सी और मैंगो फ्रूटी दिख रहा है। अब मान लो किसी दिन मैंने एक फ्रूटी किसी बच्चे को पकड़ा दी और मैंने बुक्स में एंट्री की नहीं, अब एक्चुअल में मेरे 9 फ्रूटी दिख रही है और यहाँ पर 10 दिख रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 10 दिख रही है इसकी जगह पर आप 9 डालिए और आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आपने 9 डाला और सेव किया, अब आप अपनी बैलेंस शीट में जाके देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए 9 हो गई। तो ये आपको करना होगा फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22वां पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक आपने कर लिया, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक और नाम आपने जरूर सुना होगा, सस्पेंस। ये छोटी क्लासेस में आपको बहुत सारे लोग, टीचर लोग ये बताते हैं कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, नहीं मैच हो रही है, तो किसमें डाल दो, कभी मत करना। अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते भी हो कि आपने कोई सस्पेंस में डाल रखा है, तो उसका जेन्युइन रीजन ढूंढिए और वो रीजन को यहाँ पर डालिए। ये सस्पेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है, डाल रहे हो इसका मतलब गड़बड़ है आपकी बुक्स में, ठीक है। तो ये काफी सारे, जब आप 11th-12th में पढ़ते हो या जब आप कॉमर्स की स्टडी करते हो, सीए वगैरह में पढ़ते हो, तो सस्पेंस अकाउंट का बड़ा रोल डाल दिया जाता है। वास्तविक अकाउंटिंग में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट मतलब आपकी अकाउंटिंग ही सस्पेंस है ना, कि आपने कुछ नहीं हो रहा सस्पेंस में डाल दिया था, नहीं, ढूंढो उसके कारण, फाइंड आउट करो और कारण अपने बुक्स में डालो। सस्पेंस जैसी चीज बुक्स में नहीं दिखानी होती, ये कतई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जिस भी चीज को आपने सस्पेंस में डाला है, आपके पास अब समय होगा मार्च में, उसको फाइंड आउट करो और रेक्टिफाई करो इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट इनकम बहुत बड़ा नाम होता है इनडायरेक्ट इनकम का, अच्छा भी लगता है इनडायरेक्ट इनकम, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैंने मेरी बुक्स में कोई इनडायरेक्ट इनकम डाल रखी है तो मुझे उसके जीएसटी इंप्लीकेशंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोचिए आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जीएसटी में, और आपका मेन काम है, जैसे मैं बताता हूं, आपका मेन काम है गुड्स बेचना। क्या करना? गुड्स बेचना। कोई गुड्स आप बेचते हो, मान लो एसी बेचते हो, आप एयर कंडीशनर बेचते हो, तो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई सेल ऑफ एयर कंडीशनर। अब क्या हुआ,
कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया और उसने बोला कि सर मेरे को एक नया एसी खरीदना है। आपने बोला ले ले, बहुत सारे एसी है। उसने बोला है कि सर मैं नया एसी तभी लूंगा जब मेरा पुराना बिकेगा। क्या? पुराना बिकेगा। तो आपने बोला कि यार पुराना तो तुझे ही बेचना पड़ेगा, OLX वगैरह पे डाल दे तो बिक जाएगा। तो उसने बोला कि सर मेरे को तो ये दिवाली पे नया एसी लेना है, और ये एसी का मैं घर से फोटो खींच के लाया हूँ, आपके पास रख रहा हूँ ये एसी का फोटो। आप अगर कोई कस्टमर आए सेकंड हैंड लेना चाहे तो ये मेरा देना है। आपके व्हाट्सएप पे उसने अपना एसी का फोटो भेज दिया। आपने इतना ध्यान नहीं दिया, अरे आपने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी दिन कोई कस्टमर एसी खरीदने आया। उसने नए एसी की कीमतें पूछी, उसकी बजट से ऊपर थे। उसने बोला कि सर सेकंड हैंड का भी काम करते हैं क्या? आप नहीं करते हैं सेकंड हैंड का काम, लेकिन आपके पास थोड़ी देर पहले ही एक कस्टमर सेकंड हैंड एसी का फोटो देके गया हुआ था और उसने अपना प्राइस बताया हुआ था आपको। तो आपने बोला है कि एक कस्टमर बेच रहा है, लेना हो तो आपने वो फोटो बताया, उसको समझ में आ गया। उस कस्टमर ने वो एसी 15,000 रुपए में बेचने के लिए बोला था आपको। आपने सामने वाले को बताया 20,000। सामने वाले ने इमीडिएटली आपको 20,000 ट्रांसफर कर दी। क्या कर दिए? 20,000 ट्रांसफर कर दिए। आपने उसको बोला कि कल आना ले जाना। आपने फिर तुरंत वो जैसे गया उसको कस्टमर को कॉल किया कि ये तेरा बिक गया है, तू लेके आ जाना, कल उसको पकड़ा देंगे। वो लेके आया, आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए 15,000, और आपने इसमें गेम कर दिया कितने हजार का? 5,000 का। अब ये 5,000 रुपए का आपने बिल तो बना के दिया नहीं, आप तो एक बड़े व्यापारी हो, आपकी जो सेल होती है आप क्या करते हो? बिलिंग करते हो उसकी। अब ये तो आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम हो गई, क्योंकि ये आपकी ट्रेड एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आपने 5,000 रुपए की इसे इनडायरेक्ट इनकम बता दिया, कि आपने मान लो कुछ किसी भी नाम से इसको अपनी इनडायरेक्ट इनकम बता दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है इस पे भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, और आपने उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। तो आपकी बुक्स में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम दिखा रहे हो, तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपने उस पे उसको जीएसटी में सेल में दिखाया या नहीं दिखाया, उस पे जीएसटी दिया या नहीं दिया, जीएसटी के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज की हमारी इनडायरेक्ट इनकम में एक चीज और दिखती है, जो दिखती है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट को अपन अपनी इनडायरेक्ट इनकम मानते हैं, और जब हम अपना आईटीआर भरते हैं तो इसको अदर सोर्सेज की इनकम दिखाते हैं, है ना। बुक्स में भले ही ये इनडायरेक्ट इनकम दिख रही है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त हम इसको कौन से हेड में डालते हैं? अदर सोर्सेज में डालते हैं। आपको ये ध्यान रखना, बैंक इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी आपको नहीं देना होगा। तो अगर बैंक के इंटरेस्ट आपको इनकम है तो जीएसटी की इंप्लीकेशंस इसके ऊपर नहीं होने वाली। एक और आपको हो सकता है अपनी इनडायरेक्ट इनकम दिखे, वो है डिविडेंड। आपने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है और डिविडेंड आपकी बुक्स में दिख रहा है जो आया है, और डिविडेंड आपके जो भी अकाउंट उस डीमेट अकाउंट के साथ लिंक होता है, बैंक अकाउंट, उसमें आता है डायरेक्टली, तो आपको उसकी एंट्री भी करना नहीं भूलना होता है। तो डिविडेंड जब आप चढ़ाते हो तो बुक्स में डिविडेंड इनकम दिखती है आपकी, ये भी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम बुक्स में दिख रही है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि उसमें से कोई ऐसी इनकम तो नहीं हमने डाल दी जिसपे हमें जीएसटी भी देना था और हमने दिया ही नहीं या दिखाया ही नहीं उसको जीएसटी में, क्योंकि इंटरेस्ट हो बैंक का या डिविडेंड हो, इस पे तो आपकी कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। ऑलराइट, उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, मैं अभी अभी बता रहा था नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो, ठीक है। तो एनपी रेशियो में हमेशा ध्यान देना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ध्यान रखने बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप सर्विस सेक्टर से हो या आप ट्रेडिंग से हो या आप मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो किसी चीज की, तो आपकी इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंगिंग आपका बिजनेस है, उसके क्या स्टैंडर्ड है, उसमें नॉर्मली एनपी रेशियो क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में डील करता हूं, तो कोचिंग और ट्रेनिंग सर्विस इंडस्ट्री में आती है, और हमारी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये माने जाते हैं कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास का प्रॉफिट आपको दिखाना होता है। तो जितनी हमारी फीस हमें रिसीव हो रही है वो तो हमारी डायरेक्ट इनकम है, लेकिन हमें उसका नेट प्रॉफिट कितना दिखाना है? 50 के आसपास का दिखाना है। तो अगर मान लो मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस से मान लो मैंने 40 लाख रुपए की रेवेन्यू दिखाई है पूरे साल भर में, तो मुझे प्रॉफिट कितना दिखाना होगा? 20 लाख के आसपास दिखाना होगा। तो मुझे इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखना होगा। मैं 40 लाख रुपए की सेल दिखा के, कोचिंग फीस दिखा के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाऊं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्ट डाउटफुल लिस्ट में आ जाएगा मेरा नाम, कि भाई 40 लाख रुपए अगर फीस आ रही है और बंदे को सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये तो इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो वो आप ऑटोमेटिकली उनकी सस्पेंस के लिस्ट में आ जाओगे, सस्पिशियस
मतलब स्क्रूटनी में आ जाओगे उनके। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिस तरह का आपका बिजनेस है और उसमें क्या इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, कितना प्रॉफिट उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस कमाती है, आपको ट्राई यही करना है कि आपको अपना एनपी उसके आसपास ही रखना है, आसपास ही रखना है। एग्जैक्ट रखना जरूरी नहीं होता, 50 है तो मतलब जरूरी नहीं 50 ही मैच करो, है ना, लेकिन आसपास होना चाहिए। ऑलराइट, हर एक लेजर की आप स्क्रूटनी करें, हर एक लेजर की आप क्या करें, स्क्रूटनी करें, और स्पेशली अपने डेटर्स और अपने क्रेडिटर्स की स्क्रूटनी करना बहुत जरूरी है, और वो भी आप ड्यू डेट्स वाइज स्क्रूटनी करें। पता पड़ा कि एक व्यक्ति से आप पैसे मांगते हो और पिछले 5 साल से आपकी बुक्स में वो यूं का यूं खड़ा है डेटर की लिस्ट में, जबकि उसने साफ तौर पे बोल दिया है कि अब वो आपको पैसे नहीं देगा, तो आपको उसे असेट में खड़ा रख के क्या ही फायदा होने वाला है। जब उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो आपको पैसे नहीं देने वाला है, तो अगर 5 साल से वो आपको पैसे नहीं दिए हैं तो अब आने के चांसेस भी नहीं है, तो आप उसको बेड डेस्क में डाल के खत्म करो ना उसको। तो आपको लेजर की स्क्रूटनी करने से पता पड़ जाएगा कि किन किन पार्टीज के क्या बैलेंसेज है, वो कितने टाइम से ड्यू हैं, और आपको उनको रिकवरी कैसे करना है, और वो रिकवरेबल है भी के नहीं है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। ऑलराइट, एक हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपने ये जरूर नाम सुने होंगे डेबिट क्रेडिट नोट। तो अगर आप अपनी बुक्स में डेबिट क्रेडिट नोट बनाते हो, और जनरली डेबिट क्रेडिट नोट हम जनरली कब बनाते हैं, सेल और परचेज के रिटर्न के अंतर्गत बनाते हैं। तो डेबिट क्रेडिट नोट को भी डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए कि जो पार्टीज आपके साथ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, परचेज सेल में इन्वॉल्व है, उनको आपने कोई रिटर्न तो नहीं किया, और रिटर्न किया है तो आपने उनके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाए या नहीं बनाए। और एक और चीज बता देता हूं, अगर आप जीएसटी कंप्लाइंट हैं या जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो डेबिट क्रेडिट नोट में भी आपका टैक्स रिवर्सल और आईटीसी रिवर्सल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट परचेज और सेल के बिल होते हैं उतने इंपॉर्टेंट डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, नोट के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इनको भी आप जरूर चेक कर लें कि आपने जेन्युइन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाए, सामने वाली पार्टियों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, आपने जीएसटी के रिवर्सल डाले, इनपुट को रिवर्स किया, लाइबिलिटी को वापस से डिक्रीज किया या नहीं किया, ये सब चीजें आपको चेक करनी होती है। तो क्रेडिट नोट हम लोग जनरली सेल्स रिटर्न पे बनाते हैं, और डेबिट नोट हम अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करते हैं जब सामने वाली पार्टी हमें क्रेडिट नोट बना के भेजती है, यानी परचेज रिटर्न के केस में। ऑलराइट, एक अगर आप चालान मैनेजमेंट भी जरूर करिए कि अगर माल जाता है आपका, याद रखिएगा गुड्स का आप क्या करते हैं, डिलीवरी देते हैं, और आप कई बार ये होता है कि आप बिल नहीं बना पाते, तो उस केस में आप एक बार माल को चालान पे भेज देते हैं, और उसके बाद आप सामने वाली पार्टी का जब एक्सेप्टेंस आता है या अप्रूवल आती है तो आप उसको बिल बना के भेजते हैं। तो अगर आप गुड्स का किसी पार्टी के साथ लगातार लेन देन कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, और आप चालान की प्रैक्टिस करते हैं जहां पर आप टैली में डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट बनाते हैं, तो आप चालान जो बनाए हैं आपने, उन चालान के अगेंस्ट में आपके बिल बने या नहीं बने, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कि खाली चालान बना लिया और बिल ही नहीं बनाया और माल चला गया आपका, तो वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि बिल बनाना एज पर द जीएसटी लॉ जरूरी होता है। तो आपने जो भी चालान बनाए उन पे कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है, और वो किस वजह से आपने चालान बनाया और कितने टाइम पहले बनाए, इन सब का भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और टैली में ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, टैली हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टैली की मैं बार बार टैली बोल रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है इजीली। ठीक है, तो आपको अपना चालान मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होता है अगर आप चालान पे गुड्स का डिलीवरी करते हैं। उसी तरह से ऑर्डर मैनेजमेंट भी होता है कि जब बड़ी कंपनियां होती है और उनको जो सेल ऑर्डर लगते हैं या जो परचेज ऑर्डर लगते हैं, उनका भी उनको रिकॉर्ड रखना होता है। हालांकि ऑर्डर का बुक्स पे कोई असर नहीं पड़ता है, ना अकाउंटिंग पे पड़ता है ना इन्वेंट्री पे पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ऑर्डर का मैनेजमेंट भी करना होता है, क्योंकि ऑर्डर से आपको पता चलता है कौन सी पार्टी के ऑर्डर कब लगे थे, उनको ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने सप्लाई किया नहीं किया, ये सब आपको आप इजीली अपनी बुक्स में मैनेज भी कर सकते हो, और मैनेज किया है तो आपको इनके रिकॉर्ड भी रखने होते हैं। एक, अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपनी बुक्स के साथ उन रिटर्न को रिकंसाइल करना होता है। तो ये फैसिलिटीज जीएसटी पोर्टल पे भी दे रखी है, और नए सॉफ्टवेयर जो आए हैं टैली के, उनमें भी आपको रिकंसाइल फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप इजीली अपनी बुक्स को रिकंसाइल कर सकते हैं, और जो डेटाबेस आप जीएसटी पोर्टल पे चढ़ा रहे हो और जो आपकी बुक्स में है उनको आपस में मैच करना या मिलान करना। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है अकाउंटेंट के, एक तरह से रूटीन रोल में आता है ये पार्ट, याद रखिएगा। तो जीएसटी रिटर्न रिकंसाइल कर लीजिए, इसमें आपको आपका सॉफ्टवेयर मदद करेगा, और इसमें आपको जीएसटी पोर्टल
मदद करेगा। और लास्ट चीज इसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो अंतिम चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, वो आपको 4 तरीके के ट्रांजेक्शन्स हमेशा कंसीडर करना है फाइनलाइजेशन के वक्त। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कतई ना भूलें इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको भी आप कतई ना भूलें दिखाने में। अक्रूड इनकम, जो इनकम आपने कमा ली लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई है। और अनअर्न्ड इनकम, जो आपने अर्न कर ली है लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हुई है, सॉरी जो रिसीव हो गई है लेकिन आपने अर्न नहीं की है। तो इनको आपको हमेशा कंसीडर करना है, प्रोविजंस को कंसीडर करना है, जिन चीज़ों के लिए आप प्रोविजन बना सकते हैं या बनाते आए हैं उनको कंसीडर करना है। और अगर रिजर्व्स का भी ध्यान में रखना है कि आप किन चीज़ों के लिए रिजर्व्स बना के चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनलाइजेशन का पार्ट है, जो आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आप अगर 30 स्टेप को आज की इस क्लास में आपने प्रॉपर वे में सुना है और समझा है, और ये काम आप बुक्स को फाइनलाइज करते वक्त ध्यान में रखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जेन्युइन और करेक्ट अपनी बुक्स को फाइनलाइज करना और नेक्स्ट ईयर में इजीली एंट्री करना। तो ये सारा काम आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कह सकते हो, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कह सकते हो, बुक्स फाइनलाइजेशन कह सकते हो, ईयर एंड एडजस्टमेंट कह सकते हो, प्रॉफिट स्क्रीनिंग कह सकते हो, जो भी आप वर्ड दो इसको, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। दीज आर द 30 स्टेप्स जिनको आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा when you are going to finalize your books of accounts on the financial year end. I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।